हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्रंट। दोस्तों, सिविल फ्रंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। उसमें भी स्पेसिफिकली जीएस पेपर 1 जो है ये आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 2013 से लेके 2024 तक जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम एनालाइज करके उसका बेसिकली जो ट्रेंड क्या है, फोकस एरिया क्या है, इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या है और फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो रिपीटेड हुए हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस तरीके की सभी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो एनालिसिस में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर जो एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स तक, एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स तक जो हमारा आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। आर्किटेक्चर की जब भी बात आती है तो हमें टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली याद आता है। तो यूपीएससी ने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इस टॉपिक पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें से रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछे हैं। एक बार रॉक कट आर्किटेक्चर एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द अर्ली हिस्ट्री, ये 2020 में पूछा है, और एक बार मेसोलिथिक जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसके बारे में 2015 में क्वेश्चंस पूछा है। उसके बाद मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, देखो स्कल्पचर पर भी क्वेश्चन पूछा है, स्कल्पचर पर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन मिडाइवल इंडियन टेम्पल के ऊपर जो स्कल्पचर है उसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर उसके बाद चोला आर्किटेक्चर जो है, चोला आर्किटेक्चर जो चोला आर्किटेक्चर है उनके समय किस तरीके से जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो किस तरीके से उसके हाईएस्ट स्टेज पर था, पीक लेवल पर था, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। फिर लायन और बुल इसका इंडियन मेथोलॉजी और इंडियन आर्ट में सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि लायन और बुल एक्चुअली स्कल्पचर है, ये जो है एक्चुअली स्कल्पचर है। तो इन स्कल्पचर का बेसिकली इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन आर्ट और इंडियन फिलोसॉफी में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2022 में सवाल पूछा है। फिर उसमें भी गांधारा स्कूल जो है इसके ऊपर भी 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। गांधारा स्कल्पचर के ऊपर 2014 में क्वेश्चन पूछा है और गांधारा आर्ट के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है कि एक तो गांधारा के ऊपर स्कल्पचर और आर्ट में क्वेश्चन पूछा है, स्कल्पचर के सिग्निफिकेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन पूछती है। जैसे चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि चोला आर्किटेक्चर जो है, चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के वक्त जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो उसके पीक पर चला गया था। उसमें जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स थी, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डिज़ाइन से रिलेटेड हो, रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, या फिर एज अ हब ऑफ द सोशल गैदरिंग्स एंड इकोनॉमी एंड एक्सेट्रा, ये सभी एस्पेक्ट में चोला टेम्पल आर्किटेक्चर उसके पीक स्टेज पर था। इस वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यूपीएससी को जो है हमेशा क्वेश्चन पूछने होते प्रोमिनेंट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिटरेचर एंड आर्ट। हमने पहले देखा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देख लिया, अब हम लिटरेचर और आर्ट के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम लिटरेचर और आर्ट की बात करें तो 2013 में यूपीएससी ने संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2020 में यूपीएससी ने पर्शियन लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2021 में यूपीएससी ने भक्ति लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और अगर हम आर्ट की बात करें तो यूपीएससी ने 2013 में तांडव डांस, जो कि आर्ट है, हमारा डांस फॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और 2018 में इंडियन आर्ट हेरिटेज, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस किंग्स, किंगडम्स, ट्रैवलर्स एंड डिफरेंट पीरियड। मतलब अलग अलग समय में, चाहे संगम पीरियड हो, वैदिक पीरियड हो, उस समय क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे। चाहे किंग्स की बात हो तो विजयनगर के जो किंग्स है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे किंगडम्स की बात हो तो गुप्ता, चोला, इन किंगडम्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और अगर ट्रैवलर्स की बात करें तो चाइनीज या अरब ट्रैवलर्स थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी हिस्ट्री में, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। यूपीएससी ने कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर गुप्ता के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। गुप्ता का इंडियन हेरिटेज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है।
और गुप्ता का जो नुमिस्मैटिक आर्ट है, क्योंकि नुमिस्मैटिक आर्ट गुप्ता टाइम पर काफ़ी प्रोमिनेंट था। अब ऐसा नहीं है कि नुमिस्मैटिक आर्ट किसी का भी पूछेगा, अगर नुमिस्मैटिक आर्ट अगर पूछना है तो यूपीएससी गुप्ता टाइम्स का पूछेगा, क्योंकि गुप्ता टाइम्स पर ही नुमिस्मैटिक आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा डिक्लाइन भी हो चुका था। इस वजह से गुप्ता में अगर पूछना है, क्योंकि गुप्ता वैसे काफ़ी गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट कहा जाता है, इस वजह से गुप्ता टाइम्स के डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डेफिनेटली सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रोमिनेंटली नुमिस्मैटिक आर्ट जो है, क्योंकि बाकी डायनास्टी जो बाकी पीरियड्स है उस समय नुमिस्मैटिक आर्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जितना गुप्ता टाइम्स पर था, और इस वजह से यूपीएससी ने नुमिस्मैटिक आर्ट के ऊपर सवाल तो पूछा है, वो भी प्रॉपरली गुप्ता एज के वक्त का। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। फिर अगर हम चोला की बात करें तो चोला एम्पायर जो है इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हेरिटेज में, बेसिकली इंडियन हेरिटेज में गुप्ता और चोला का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये 2022 में 7 में ही क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद चोला आर्किटेक्चर, जो चोला टेम्पल आर्किटेक्चर है उनका 2024 में उसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। फिर अगर हम पालवास का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पालवास का आर्ट और लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। उसके बाद कृष्णदेव राया, जो विजयनगर एम्पायर जो थे उनके जो किंग थे कृष्णदेव राया, इनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये उन्होंने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद चाइनीज़ और जो अरब ट्रैवलर्स हैं इनका हमारी इंडियन हिस्ट्री के रिकॉन्स्ट्रक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो सल्तनत पीरियड है उनका टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद जो ऋग्वेदिक पीरियड है और जो लैटर वैदिक पीरियड है इसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, इसके ऊपर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक तो जो डिफरेंट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ है, खास करके गुप्ता, चोला, पालवास, हो सकता है कि मौर्यन डायनेस्टीज़ के ऊपर का भी कंट्रीब्यूशन की बात कर सके, तो मौर्य डायनेस्टी का बेसिकली आर्किटेक्चर में या स्तूपा आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने कृष्णदेव राय की बात की, हो सकता है वो हर्षवर्धन की बात कर सकते हैं, हर्षा की बात कर सकते हैं, और हर्षा का जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने चाइनीज़ और अरब ट्रैवलर्स का इंडिया के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनका इंडियन सोसाइटी के समझने में और इंडियन सोसाइटी की तरफ जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन सोसाइटी को समझने में, जैसे कास्ट सिस्टम हो या फिर उस समय की सती सिस्टम हो या फिर उस समय के जो ट्रेडिशंस हो, उनको समझने में जो फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उसका क्या रोल है, उसका क्या योगदान है, ये चीज़ों के ऊपर भी यूपीएससी आगे के आने वाले समय में सवाल पूछ सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजियन, फिलोसॉफी और सिविलाइजेशन। देखो रिलीजियन, फिलोसॉफी और सिविलाइजेशन, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो थीम्स है उनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सेग्रीगेट किया है। यहाँ पर रिलीजियन के ऊपर क्वेश्चन है, फिलोसॉफी के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने उस थीम को प्रॉपर हेडिंग के अंदर डाला है। अब यहाँ पर अगर हम रिलीजियन की बात करें तो वैदिक सोसाइटी और वैदिक रिलीजियन, इसके फीचर्स के बारे में यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद पाला पीरियड के समय जो सिग्निफिकेंट फेज था बुद्धिज्म का, उस बुद्धिज्म के सिग्निफिकेंट फेज के बारे में बात करनी है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हम कंट्रीब्यूशन में भी, कंट्रीब्यूशन ऑफ पाला पीरियड इन बुद्धिज्म, इसमें भी कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म एज अ रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से हमने इसको रिलीजियन के अंडर हमने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है इसका बेसिकली बुद्धिस्ट आइडियल्स को एक्सपाउंड करने में क्या रोल था, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है 2016 में, करेक्ट। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हम आर्ट के अंदर सेग्रीगेट कर सकते थे या फिर आर्ट के अंदर डाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट आइडियल्स जो है बुद्धिस्ट रिलीजन की यहाँ पर बात की जाएगी, और इस वजह से आर्ट के थ्रू, जो स्तूपा आर्ट के थ्रू बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसॉफी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है,
ये बेसिकली पर्सपेक्टिव रख के हमने इसको रिलीजन में ऐड किया हुआ है। यूपीएससी ने 2014 में सूफीज़म के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी एक रिलीजियस फिलोसॉफी बेसिकली है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम फिलोसॉफी की बात करें तो देखो उस समय जो नालंदा और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, और वहाँ पर मेनली फ़िलोसॉफी के बारे में ज़्यादा जो है लर्निंग्स की जाती थी। इस वजह से फ़िलोसॉफी में ये नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो यूपीएससी ने 2014 में पूछा है। और फिर इंडियन फ़िलोसॉफी जो है, इंडिया की जो एंशियंट फ़िलोसॉफी है उसका हमारी मोनूमेंट्स जो है और जो आर्ट्स है, बेसिकली आर्किटेक्चर्स और आर्ट्स, इनको शेप करने में क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी आर्ट्स और जो मोनूमेंट्स है उन्हें शेप करने में, ये सवाल पूछा है 2020 में, यूपीएससी ने 2020 में। उसके बाद अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, देखो सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके ऊपर खास करके यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार 2014 में और एक बार 2015 में। उसमें भी खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्बन प्लानिंग है उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा है, और किस तरीके से वो आज की अर्बन प्लानिंग में हेल्प कर सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। उसी के साथ साथ जो उस समय का जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन था, अब एंशियंट सिविलाइजेशन में मेनली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही आता है, उसके अलावा और भी सिविलाइजेशंस आती है इंडिया की, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एंशियंट सिविलाइजेशन में प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन है जो खास करके डिस्कस किया जा सकता है। तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसका उस समय की जो कॉन्टेम्प्ररी सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड की, उनके साथ का कंपैरिजन कि वो कितने डेवलप थी, हम कितने डेवलप थे, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसकी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें इंडिया के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट थीम्स है। फॉर एग्जांपल रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर हम वुमेन और फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इंडिया की जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। 2013 में भी क्वेश्चन पूछा है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो बेसिकली वुमेन के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड जो डिबेट्स थे, जो कंसर्निंग इशूज़ थे, उनके ऊपर यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है। तो जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करो, मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्रीलिम्स के लिए जब आप पढ़ोगे, तो उस समय खास करके वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल में अब हमने देख ही लिया है, यूपीएससी ने पूछ लिया है। अब जो दूसरे एस्पेक्ट है कि वुमेन एज अ लीडर्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट में, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है जैसे कि नॉन कोऑपरेशन है या फिर सिविल डिसोबीडेंस है, तो उनके जो डिफरेंट स्ट्रगल्स थी, डिफरेंट रीजन्स थे, वहाँ पर कौन सी वुमेन्स थी जो उन्होंने लीडरशिप रोल प्ले किया, इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम पर्सनालिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। एक बार इंडिपेंडेंस को हासिल करने में 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी जी का जो रोल है वो इंडिपेंडेंस हासिल करने में क्या है, वो एक सवाल पूछा है। उसके बाद 2016 में उन्होंने जो बेसिकली जो अप्रोच है, महात्मा गांधी का जो अप्रोच है और सुभाष चंद्र बोस इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जो अप्रोच है, इसमें क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है 2016 में। उसके बाद उन्होंने 2018 में पूछा है कि महात्मा गांधी जी के जो थॉट्स थे उनका प्रेजेंट टाइम्स में क्या सिग्निफिकेंस है, ये उन्होंने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है, इसके दौरान जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स है, इसके ऊपर जो गांधी जी का एम्फेसिस था, उसके बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2021 में। और उसके बाद उनके जो टैगोर के साथ जो एजुकेशन और नेशनलिज्म के बारे में डिफरेंस ऑफ जो अप्रोचेस थे, जो अप्रोच की तरफ जो डिफरेंस था, उसके बारे में यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। और उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो डाउन ट्रोडन के बारे में जो उनकी अप्रोच थी, गांधी जी की अप्रोच और जो डॉक्टर अंबेडकर जी की जो अप्रोच थी, उसके बारे में 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो गांधी जी के ऊपर काफ़ी मल्टीपल डिफरेंट डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं ना कहीं अब और भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो यूपीएससी अब काफ़ी ज़्यादा
इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमारा डी कोलोनाइजेशन वाला जो है या फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, खास करके अफ्रीका का जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हो सकता है कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन इन दी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ऑफ अफ्रीका, इसके ऊपर मतलब मॉडर्न इंडिया की जो पर्सनालिटी है उनका वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बेसिकली कॉलोनियल स्ट्रगल जो है इसके लिए जो इन दोनों थीम्स को इंटरलिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा इस तरीके से पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो यहाँ पर जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ है और ब्रिटिश की जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, उनके जो डिफरेंट एक्ट्स है, डिफरेंट मेजर्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर थीम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है, अब देखो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अलग और ब्रिटिश की पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अलग। सबसे पहले हम ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो देखते हैं और उनका किस तरीके से इम्पैक्ट रहा है इंडिया के ऊपर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनके जो वेरियस फेजेस थे, तो मिड 18th सेंचुरी में से लेके मिड 18th सेंचुरी से लेके इंडिपेंडेंस तक ब्रिटिश की जो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा है। फिर ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री है कॉलोनियल इंडिया की, उसका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वजह से कहीं ना कहीं सडन फैमाइंस जो है इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में आना ज़्यादा चालू हुए, तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद जो हमारा हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री है उसका डिक्लाइन होने में ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसका क्या रोल है, ये 2024 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो देखो पहले तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और इंडस्ट्री जो है उसका डिक्लाइन होने में, फिर हमारी कॉटेज और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है ये भी बेसिकली हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ही है। तो किसी ना किसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2024 में थोड़ा सा चेंज करके सेम ही क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश की है। आगे के आने वाले समय में ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, जो कि इंडिया एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस था, तो इंडिया एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। तो इसके ऊपर यूपीएससी आगे के आने वाले समय में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ब्रिटिश की जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, इनके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो 2019 में यूपीएससी ने पूछा कि जो ब्रिटिश इंपेरियल पावर है उनका ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रोसेस जो है, इंडिया की जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो प्रोसेस थी उसमें उनका क्या रोल है, ये 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन जो थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर काफ़ी रिएक्शंस नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ से और नेशनलिस्ट की तरफ से आए हुए थे, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हो या फिर म्यूनिसिपलिटीज़ को लेके हो या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके हो। तो इनकी जो पॉलिसीज़ थी काफ़ी ज़्यादा डिविजिव थी, जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था, तो ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, तो इस वजह से ये पॉलिसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हेल्प की, किस तरीके से हमने काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी हुई और उस रिस्पॉन्स में काफ़ी सारे जो अपराइजिंग्स है ट्राइबल एरियाज़ में वो हुए। और यही बेसिकली जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, और खास करके ये कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन भी आएगा, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर रहा है। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो ये बहुत ही ब्रॉड थीम उन्होंने पकड़ी है, ऐसे माइनर चीज़ों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और वो ब्रॉडर एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं रिपीटेटिव है, कॉमन है। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, अगर हम इसको समझ लें तो इसी के ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी यहाँ पर पूछे हैं।
अगर हम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, कि उनकी जो आर्मी थी वो छोटी थी, लेकिन उनकी आर्मी एक डिसिप्लिन और स्किलफुल थी, जिसके वजह से वो लोकल्स के अगेंस्ट हमेशा ही जीतते रहे हैं। तो यूपीएससी ने 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और कहीं ना कहीं आर्मी जो है वो एक पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेरिटरीज है उन्हें हासिल करने के लिए ही आर्मीज का ज़्यादातर यूज़ उन्होंने किया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर जिस समय मिड 18th सेंचुरी में और जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उस समय इंडिया की जो पॉलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी। डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंसिली स्टेट्स थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से फ्रेगमेंटेड थी। और फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो आने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को कहीं ना कहीं इन्होंने यूनिफाइड करने की कोशिश की अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश का जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको। तो इस वजह से उनकी ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये ओरिजिन की तरफ ये क्वेश्चन है 2017 में यूपीएससी ने ये पूछा है। उसके बाद जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और बेसिकली उसका जो कंट्रीब्यूशन था नेशनलिस्ट का, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट में सबसे पहले मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो मॉडरेट्स का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ, उनकी लीडरशिप क्यों डिक्लाइन हुई, ये क्वेश्चन 2017 में यूपीएससी ने पूछा है। और उसके बाद मॉडरेट्स का एक आगे के आने वाली जो बड़ी नेशनल मूवमेंट थी, जो मास मूवमेंट थी, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रिपेयर करने में क्या रोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि मॉडरेट्स की जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो मॉडरेट्स के बारे में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एक लार्जर स्केल का एक मास मूवमेंट डेवलप होने में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें मॉडरेट्स के बारे में समझना जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रैंड्स थी उनका सोशल बेस को, फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट या फिर लेबर यूनियंस या फिर एग्रीकल्चरल, इस तरीके के डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रैंड्स थी उसके वजह से सोशल बेस जो है हमारी नेशनल मूवमेंट का वो एक्सपांड होने में कैसे हेल्प हुआ, क्या रोल उन्होंने प्ले किया, ये हमारा 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर नेशनल आइडेंटिटी का इमर्जेंस किस तरीके से हुआ, नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ और उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी भी एक तरीके से इमर्ज हुई, दैट वाज एक्चुअली एंटी कॉलोनियल जो इंटेंशन था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट थे वो एक साथ आए और एक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हुई। तो ये कैसे हुई, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो डिफरेंट वॉइसेस थे, मतलब एक महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन उनके अलावा डिफरेंट पर्सनालिटीज जैसे तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, अलग अलग जो बेसिकली ग्रुप्स थे, कुछ सोशलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरीज थे, लिबरल्स थे, इनके वॉइस के वजह से हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो किस तरीके से स्ट्रेंथन हुई, ये 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसके वक्त की जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अगर हम देखें तो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो कॉलोनियल इंडिया के समय ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो इवोल्यूशन हुआ उसमें कहीं ना कहीं रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसका क्या रोल रहा है और किस तरीके से इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वजह से ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है वो बाद में इवॉल्व हुई, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद जो छोटे मोटे स्मॉल रिबेलियंस थी ओवर द ईयर्स वो ही बेसिकली कल्मिनेट हुए एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज बेसिकली अ कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट स्मॉल रिबेलियंस ओवर द ईयर्स ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो यही सवाल 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। उसके बाद 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट फॉरेनर्स थे उनका वेरियस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन। जैसे अगर हम एनी बेजेंट की बात करें तो एनी बेजेंट एक फॉरेनर थे, तो उन्होंने बेसिकली हमारे इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। तो यही इस तरीके के और भी जो पर्सनालिटीज़ थे जो फॉरेनर्स थे उनका हमें जो हमारी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था उसके ऊपर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है।
फिर हमारे जो न्यू ऑब्जेक्टिव्स थे, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी उसका जो विज़न था, उसके न्यू ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से ऐड होते गए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिफरेंट मीटिंग्स होती थी, जो सेशंस होते थे, उन सेशंस के थ्रू टाइम टू टाइम जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो विजन था वो इवॉल्व हुआ और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट हुए। तो वो भी हम इवेंट के अंदर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये सवाल यूपीएससी ने 2017 में पूछा है। उसके बाद देखो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो थी उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में, और जो डिफरेंट डिविजन्स थे इंडियन सोसाइटी के अंदर उनको ख़त्म करके एक हम सभी लोगों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड मैनर में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में हेल्प किया। तो 2021 में 2021 में यूपीएससी ने पूछा है कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। उसके बाद 2014 में यूपीएससी ने पूछा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि उसके बाद जो है जो प्रोमिनेंट एम्पायर थी, खास करके मराठा एम्पायर जो थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन हुई, और इसी के वजह से, इसी का फ़ायदा लेके जो ब्रिटिशर्स जो है वो एक्चुअल में वहाँ से इमर्ज होना चालू हुए, प्रोमिनेंट होना चालू हुए। इस वजह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है इसको भी कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट वाटरशेड मोमेंट कहते हैं, क्योंकि वहीं से जो है ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना, स्ट्रांग होना चालू हुआ। करेक्ट। तो क्वेश्चन देखो रैंडम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो जिसमें यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड इसका अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर रिसेंट टाइम्स में काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2013 में प्रोमिनेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हुए, काफ़ी इनफ्रिक्वेंट हुए हैं। बट फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इस थीम को समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो लैंड और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, और 2013 में ही बेसिकली 2 बार क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन जो है इस थीम से रिलेटेड, भूदान और ग्रामदान मूवमेंट और जय जवान जय किसान वाला जो नारा है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 2013 में ही 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ताशकंद डिक्लेरेशन और इंडिया का बांग्लादेश की इमरजेंसी में रोल क्या है इसके ऊपर। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो मौलाना आज़ाद का जो कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर जो इंपॉर्टेंट थीम है कंसोलिडेशन, जो कंसोलिडेशन वाली जो थीम है इसमें एक क्वेश्चन पूछा है 2021 में और एक क्वेश्चन पूछा है 2022 में, मतलब कंटिन्यूटी में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रिंसिपल स्टेट्स के इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है वो स्टेट्स और टेरिटरीज जो है उनके रीऑर्गेनाइजेशन को लेके क्वेश्चन पूछा है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मल्टीपल थीम्स है। सबसे पहला थीम है कॉलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन। तो बेसिकली कॉलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन पे सबसे पहले अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यूपीएससी ने अफ्रीका के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा है और 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा है वो बेसिकली यूरोपियन कॉम्पिटिशन फॉर कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, इसके ऊपर पूछा है। और 2016 में जो क्वेश्चन पूछा है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन द वेस्ट अफ्रीका। उसी के साथ साथ डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला, इसके ऊपर भी 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2014 में पूछा है। और फिर इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर्स को बाहर की जो दूसरी कॉलोनीज है ब्रिटिशर्स की, वहाँ पर ले जाने के बारे में 2018 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट थीम की अगर बात करें तो एक है रिवॉल्यूशंस के ऊपर भी यूपीएससी ने 2013 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन और 2019 में अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट थीम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर्स। देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अगर हम देखें तो यूपीएससी ने जापान का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2013 में पूछा है, और 2014 में इंग्लैंड एज अ फर्स्ट कंट्री फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें तो किस तरीके से जर्मनी जो है वो दोनों वॉर्स के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है, इन दोनों के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा है। और उसके बाद यूपीएससी ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के बीच जो हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम था उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर उसके बाद
2024 में उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फॉर बैलेंस ऑफ पावर। सो वर्ल्ड वॉर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन जो है, रेलवे के इंट्रोडक्शन के वजह से, रेलवे इंट्रोड्यूस करने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुए हैं, इसके ऊपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिनके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ऊपर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जो लेनिन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, या इंडियन इकोनॉमी शेप होने में क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन उन्होंने 2014 में पूछा है। उसके बाद 2014 में उन्होंने सुएज कैनल क्राइसिस जो हुई थी, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी। देखो इंडियन सोसाइटी बहुत ही डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है जीएस 1 में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है जीएस 1 में अगर आते हैं तो वो इंडियन सोसाइटी के सेक्शन से आते हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे जो थीम्स है वो कॉमन है, रिपीटेड हैं, और टॉपिक्स भी जो है कॉमन और रिपीटेड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है, उसमें कल्चर्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस या फिर उनकी जो इंस्टीट्यूशंस है इंडियन सोसाइटी के, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर हम देखें तो देखो जॉइंट फैमिली इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछे हैं। फिर मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 और 2024 कॉन्टिन्यूसली 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें एक बार मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन दी मॉडर्न इंडिया, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा है। और फिर इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड एक डायमेंशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इंडियन सोसाइटी के वैल्यूज़ और कल्चर की बात करें तो इंडियन सोसाइटी किस तरीके से अपने कल्चर को सस्टेन कर रही है, इसके ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। फिर किस तरीके से ट्रेडिशनल जो सोशल वैल्यूज़ हैं ये अभी भी इंडियन सोसाइटी में कॉन्टिन्यूटी में है, इसके बारे में 2021 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर आज के तारीख में सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं और इस वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से बच्चों का सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। आजकल के बच्चे जो है वो हमेशा यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते रहते हैं, खाते पीते सोते और बस उन्हें यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है 2023 में। फिर नेक्स्ट जो थीम है हमारा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो उसमें भी यूपीएससी ने 2014 और 2018 में इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बीच जो डिबेट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फिर 2022 में इंडियन सेकुलरिज्म के जो एलिमेंट्स है, टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद यूपीएससी ने 2018 में फिर से क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से सेकुलरिज्म को, ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये सेकुलरिज्म के नाम पे चैलेंजेस डेवलप कर रही है। फिर अगर कम्युनलिज्म की बात करें तो रिलीजियसनेस और कम्युनलिज्म क्या है, इसके ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछा है। फिर कम्युनलिज्म जो है ये बेसिकली या तो पावर स्ट्रगल की वजह से है या तो रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से है जो इंडियन सोसाइटी में है, तो इनमें से किस वजह से कम्युनलिज्म है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, जो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी है मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स वाला जो उसके बाद का जो ईरा है, उसके इंडिया की कम्युनलिज्म में और इंडिया की इथनिक आइडेंटिटी में क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद की अगर हम थीम देखें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो लिंग्विस्टिक लाइंस पर जो स्टेट्स फॉर्म हुए उन्होंने क्या हमारी इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया है या नहीं किया है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब थीम है यूनिटी और डाइवर्सिटी के अंदर, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड देयर रोल इन बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी, इसके ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा है। फिर इंडिया जो है ये बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स, कल्चरल पॉकेट्स इन इंडिया, मतलब एक जो बड़ा इंडिया है वो छोटे छोटे कल्चरल पॉकेट्स में भी इंडिया की जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है वो छोटे छोटे कल्चरल पॉकेट्स में भी सिमिलर तरीके की यूनिटी और डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होती है। यही बेसिकली इस क्वेश्चन का क्रक्स था, तो ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़, देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों के बीच, तो यही कोरिलेशन के ऊपर यूपीएससी ने 2024 मतलब लास्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक उन्होंने उठाया है। उसके बाद रीजन्स फॉर्म
कल्चरल यूनिट्स रैदर देन स्टेट्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वो स्टेट्स के बजाय कल्चरल यूनिट्स के तरह एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये सवाल यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म अंडर द थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि कल्चरल होमोजिनाइजेशन हो रहा है, प्लूरलिज्म नहीं है, होमोजिनाइजेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है दैट लेड टू ऑब्सकर्टिज्म, इसके ऊपर 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट थीम जो है हमारी रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के ऊपर अगर हम देखें तो 2013 में यूपीएससी ने पूछा है कि ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज इंपॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। देखो जो सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है, इसके लिए एक सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म है। इसके ऊपर यूपीएससी ने पूछा है 2013 में क्वेश्चन। फिर 2016 में यूपीएससी ने पूछा है कि रीजनलिज्म के बेसिस क्या है। उसके बाद 2020 में पूछा है कि इज रीजनलिज्म अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस। देखो रीजनलिज्म जो है ये कल्चरल असर्टिवनेस का कॉन्सिक्वेंसेस है या नहीं, इसके बारे में यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल डाइवर्सिटी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से वुमन के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी और वुमन एम्पावरमेंट, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसी से मतलब सिमिलर ही नेचर का ये क्वेश्चन है कि रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल डाइवर्सिटी में क्या अंतर है। ये 2024 में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। देखो यूपीएससी में इंडियन सोसाइटी में ट्राइब्स जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। यूपीएससी ने शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें उनकी जो प्रोविजंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा है और 2017 में उन्होंने लीगल प्रोविजंस जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या ट्राइब्स पॉपुलेशन के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 2021 में उन्होंने पूछा है कि जो ट्राइबल नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और फिर 2022 में पूछा है डाइवर्सिटीज़ अमॉन्ग दी ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसके बारे में यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो कास्ट है। देखो कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। कास्ट में भी अगर हम देखें तो कास्ट आइडेंटिटी, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक 2018 में क्वेश्चन पूछा है और एक 2023 में क्वेश्चन पूछा है। देखो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछा है कि कास्ट इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़, ये 2018 में पूछा है। और 2023 में पूछा है कि कास्ट आइडेंटिटी जो है ये इंडिया में फ्लूइड भी है और स्टैटिक भी है, मतलब बदलती भी रहती है और रिजिड भी है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर 2020 में यूपीएससी ने पूछा है दैट कास्ट इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस। कास्ट इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस, इसके ऊपर हमें कमेंट करना था कि क्या सच में कास्ट अपना जो रेलेवेंस है वो लूज कर रही है या नहीं। उसके बाद 2015 में यूपीएससी ने पूछा है कि दलित आइडेंटिटी असर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। और 2022 में सेक्ट वर्सेस कास्ट रिलीजन, इसके बारे में यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थीम है वो है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। यूपीएससी ने 2015 में पूछा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज अ कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखो यूपीएससी ने पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन में एक तो लिबरेट पुअर फ्रॉम दी डेप्रिवेशन, अगर पुअर को डेप्रिवेशन से लिबरेट करें तो पॉवर्टी इरेडिकेशन हो सकती है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद 2018 में उन्होंने पूछा है कि वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए काम करते हैं। उसके बाद 2020 में उन्होंने पूछा है कि कोविड-19 ने किस तरीके से इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको एक्सेलरेट किया है। और उसी के साथ साथ 2021 में उन्होंने पॉपुलेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा वो ये कि पॉपुलेशन एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो है डेवलपमेंटल इश्यूज। इंडियन सोसाइटी में डेवलपमेंटल इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज में भी हमारे 3 सब थीम्स हैं, एक सोशल जस्टिस रिलेटेड, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो पॉलिसीज ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस अफर्मेटिव एक्शन, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। फिर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। फिर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एक यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। एक उन्होंने 2020 में क्वेश्चन पूछा है डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर एजुकेशन।
जो एजुकेशन के लिए क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स किए गए हैं उसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर 2023 में यूपीएससी ने पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने लेबर माइग्रेशन के ट्रेंड के ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा है। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की वजह से क्या इकोनॉमी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन सोसाइटी, और सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी, इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट इशू है इसके ऊपर यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछा है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थीम बन जाती है। हमारा जो नेक्स्ट थीम है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में अर्बन प्लानिंग और मोबिलिटी एक थीम है। अर्बन प्लानिंग और मोबिलिटी में अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसके ऊपर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो स्मार्ट सिटी मिशन एज अ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, ये 2015 में पूछा है। और उसके बाद किस तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन से जो अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, इसके ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और उसी के साथ साथ 2019 में उन्होंने पूछा है अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के बारे में। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के ऊपर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है। फिर अर्बन में एयर और क्लाइमेट की बात करें, एयर और वाटर की बात करें, तो अर्बन में वाटर के ऊपर यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, 3 बार क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो फ्लड कंडीशंस इन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये 2016 और 2020 में 2 बार फ्लड कंडीशंस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद 2018 में डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द इंडियन सिटीज़, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगर हम एयर की बात करें तो एयर पोल्यूशन जो है इंडिया की मेगा सिटीज़ में, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो अर्बन में भी वाटर एक अलग सेक्शन है, एयर एक अलग सेक्शन है, अर्बन में भी स्मार्ट सिटी एक अलग सेक्शन है। तो ये थीम्स अगर हम पढ़ें तो हमारी जो मेजॉरिटी प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड मैनर में हो सकती है। यहाँ पर देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, अर्बन इंडस्ट्री और उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में। अर्बन इंडस्ट्री, अब खास करके आईटी इंडस्ट्री, देखो आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है एज अ आईटी सिटी हब्स, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2017 में कि कुछ सिटीज़ जो है वो एज अ आईटी सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पुणे, बेंगलोर, फिर उन सिटीज़ की जो आईटी सिटी की तरह जो ग्रोथ हो रही है उसका उनकी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स डेवलप हुए हैं, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर 2023 में पूछा है कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू मोर एंड मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर, ये इसके ऊपर 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और फिर 2022 में यूपीएससी ने पूछा है कि टायर 2 सिटीज़ में जो है न्यू मिडिल क्लास जो है वो राइज हो रहा है और एक कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म जो है ये डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जो हमारी नेक्स्ट थीम है इंडियन सोसाइटी की वो है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो एक तो फैमिली के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसमें 2024 में यूपीएससी ने पूछा है कि पर्सनल फ्रीडम और फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है इसका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर डेवलप हुआ, बेसिकली ये भी एक वेस्टर्न आइडिया ही है, वेस्टर्न कल्चर ही है, क्योंकि नॉर्मली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ही ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ज़्यादातर प्रोमिनेंट है। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर का इम्पैक्ट क्या हुआ फैमिली में, वर्क फ्रॉम होम की वजह से फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा, लोग घर में ही रहने लगे, प्रॉब्लम्स होने लगे, इसलिए ऑफिस में जाना अच्छा होता है। यही सब डिस्कशन वर्क फ्रॉम होम वाले में हुआ है। उसके बाद कल्चर की बात करें, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो एक तो लोकल आइडेंटिटी जो है वो लॉस हुई है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो है ये 2016 और 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर कॉमन कल्चर बन रहा है, और वही है कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो 2016 और 2018 में यूपीएससी ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। 2013 में पूछा है कि एजेड पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, और 2015 में पूछा है कि वुमेंस के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर बेसिकली हमारा फ्री डेली मेंस आंसर राइटिंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी यूपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन में। तो उस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही डेली आंसर राइटिंग, डेली 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उनका लाइव आंसर राइटिंग का डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन होगा बेसिकली, और जो इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर वीकली टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। वीकली और फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है कम्प्लीटली फ्री है, 0 रुपीज़ में आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी एडमिशन्स ओपन है। आप civilsfront.testpress.in इस वेब पोर्टल पर जाके इसको विजिट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो है रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वुमन की बात करें तो वुमन में सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वुमन ऑर्गेनाइजेशंस को जेंडर बायस फ्री बनाने के लिए मेल का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इसके ऊपर 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद वुमेंस के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है और ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड थीम बनता है। देखो एडवर्स सेक्स रेशो अमॉन्ग दी वुमेन्स और खास करके ट्राइबल्स में भी ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 और 2015 में पूछा है। पहले एडवर्स सेक्स रेशो अमॉन्ग दी वुमेन्स पूछा, फिर एडवर्स सेक्स रेशो अमॉन्ग दी ट्राइबल वुमेन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, फिर पैट्रियार्की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 2014 में पूछा है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये भी 2014 में पूछा है। फिर जो लोअर स्ट्रेटा के, जो लोअर क्लास की वुमेन्स है, उनके अलग ही इश्यूज है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन्स का, तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है। फिर टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चैलेंजेस जो है वुमेन्स के वो कंटिन्यूड हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर यंग वुमेन्स में आजकल जो है सुसाइड का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो यूपीएससी ने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, या फिर वुमेन का एम्पावरमेंट करना ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस वजह से 2019 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद गिग इकोनॉमी का जो है वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है जीएस 1 के अंदर। यहाँ पर जो पहला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी पहला जो सब थीम है वो है क्लाइमेटोलॉजी। देखो क्लाइमेट के ऊपर यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के ऊपर 2013 में क्वेश्चन पूछा है। कंसेप्ट ऑफ एयर मास के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्रायोस्फीयर पर 2017 में और ट्रोपोस्फीयर पर 2022 में। उसके बाद मानसून क्लाइमेट के ऊपर 2017 में, और फिर जो डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम्स है उसके ऊपर 2023 में, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट्स यूपीएससी ने कवर करने की कोशिश की, और खास करके प्रोमिनेंट जो है जिनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट थीम जो है हमारी ओशिनोग्राफी है। ओशिनोग्राफी में ओशिनिक सैलिनिटी के ऊपर 2017 में, डेड जोन्स जो ओशियन में होते हैं 2018 में पूछा है। फिर ओशियन करंट्स में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो उसके ओरिजिन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा है, और फिर उनका जो इम्पैक्ट है वो मरीन लाइफ पर क्या होता है ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है। उसी के साथ साथ एक थोड़ा सा रिलेवेंट क्वेश्चन है कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसके डिप्लेशन के कॉजेस क्या क्या है, ये 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो ज्योग्राफिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेजर हॉट डेजर्ट्स की बात करें तो वो पर्टिकुलर लोकेशन में ही है, अगर हम ऑरोरा की बात करें तो वो भी पर्टिकुलर लोकेशन में ही डेवलप होता है। तो इस वजह से ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है और उनकी लोकेशन जो है इंटर रिलेटेड होती है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स हम समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स में सबसे पहला जो सब थीम है, सब टॉपिक है वो है ओशियनिक। तो ओशियनिक में साउथ चाइना सी के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा है। स्ट्रेट्स और इस्थमस जो है उसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा है। फिर डेल्टा फॉर्मेशन के ऊपर 2013 में, आइलैंड फॉर्मेशन के ऊपर 2014 में, और उसके बाद जो रिसोर्स पोटेंशियल है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का उसके ऊपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली ओशियनिक जो फीचर्स हैं, तो बेसिकली ओशियनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। उसके बाद अगर हम ग्लेशियल फीचर्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एफजॉर्ड्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ एफजॉर्ड्स जो है उसके ऊपर 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा है। उसके बाद माउंटेन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल फीचर्स में माउंटेन्स की अगर हम बात करें
तो फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर 2014 में क्वेश्चन पूछा है। और जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उनकी एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, उनकी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स को लेके अलाइनमेंट है, तो वहाँ पर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जोग्राफिकल फीचर्स में डेजर्ट्स के जो फीचर्स हैं उसमें यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। मेजर हॉट डेजर्ट्स है वर्ल्ड के, वो पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स में ही क्यों लाई करते हैं, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर कुछ रिलेटेड जोग्राफिकल फीचर्स है जैसे कि ऑरोरा, ट्विस्टर, क्लाउड बर्स्ट के ऊपर 2024 में, ऑरोरा के ऊपर 2024 में और ट्विस्टर्स के ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। अब देखो क्लाउड बर्ड्स ये एग्जैक्टली फीचर्स में नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी ये जोग्राफिकल एक कंसेप्ट है, तो इस वजह से जोग्राफिकल फीचर्स में भी हमने 2024 के ये ऑरोरा, ट्विस्टर और जो क्लाउड बर्ड्स है इन तीनों को यहाँ पर एक साथ समझने की कोशिश की है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फेनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज और साइक्लोन, स्पेसिफिकली अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज और साइक्लोन्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पर यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो देखते हैं। देखो अर्थक्वेक के ऊपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन जो थोड़े इधर उधर हुए ये आप समझने की कोशिश करो। ये देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए था, तो बेसिकली अर्थक्वेक के ऊपर यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। फिर लैंडस्लाइड के ऊपर यूपीएससी ने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हैं 2013, 2016, 2021, 2013, 16 और 21 तीन बार यूपीएससी ने हिमालय और लैंडस्लाइड के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, साइक्लोन हमारा नेक्स्ट थीम है, साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर 2014 और 2023 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर 2014 और 2024 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद साइक्लोन जो है ईस्ट कोस्ट में ही बेसिकली क्यों जनरेट होते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी ने जो है 2013 में क्वेश्चन पूछा है। देखो एक नया थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जोग्राफिकल आरएनडी। अब जो जूनो मिशन है, जो नासा का जो जूनो मिशन है और फिर आईआरएनएस इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। जूनो मिशन के ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछा है। और जो कलर कोडिंग जो है वेदर वार्निंग्स के लिए हम जो कलर कोडिंग करते हैं आईएमडी के द्वारा, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल थेरीज और कंसेप्ट्स होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो मेंटल प्लूम के ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा है। डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, ये एग्जैक्टली कंसेप्ट के अंदर नहीं आएगा, ये फेनोमेना के अंदर भी आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन एज अ कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। तो 2020 में यूपीएससी ने डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस एज अ कंसेप्ट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट भी एक थेरी है, तो इसके पीछे की क्या थेरी है वो यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर जो प्राइमरी रॉक्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के ऊपर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड भी ये आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंसेप्ट्स के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। वोल्केनो एक इंपॉर्टेंट थीम है। सरकम पैसिफिक जोन जो है बेसिकली फेमस फॉर वोल्केनो इरप्शन, तो इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा है। और फिर ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर ही है, दोनों का आंसर भी जो है वो मोर और लेस सिमिलर कंटेंट में ही हो जाएगा। तो 2020 और 2021 में इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थीम है वो है चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस। ओके, इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। अब देखो सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज, यहाँ पर देखो जोग्राफिकल फीचर्स फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करते हैं और उनके ऊपर जो भी चेंजेस आए हैं उसके जो इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक ब्रॉडर थीम बनती है, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में देखो पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर देखो हीट आइलैंड जो है अर्बन हैबिटेट में कैसे डेवलप होते हैं उसके ऊपर 2013 में क्वेश्चन पूछा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ में, कोरल लाइफ के ऊपर, ये कोरल है ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ के ऊपर, कोरल इकोसिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जो आर्कटिक में आइस है वो मेल्ट होने से, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का आर्कटिक की आइस को मेल्ट होने में क्या रोल है, इसके ऊपर 2021 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। फिर जो सेकंड इशू है एनवायरनमेंट का वो है क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर जो श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियरीज है उसके क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फिर अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग्स जो है उसकी जो इल नीनो के इफेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा है। उसी के साथ साथ कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है, जैसे कि देखो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन की वजह से मानसून के बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है,
2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद जो माउंटेन इकोसिस्टम है, टूरिज्म की वजह से वहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है उसकी वजह से उसका क्या इम्पैक्ट, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ऑयल रिसोर्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रिसोर्स है। तो ऑयल रिसोर्स में ऑयल के रिजर्व और गैस के रिजर्व जो है इंडिया में कहाँ पर है, कितने हैं, इसके ऊपर 2013 में क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद मिनरल ऑयल का वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखो रिसोर्स लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके उसके बाद देखो रिसोर्स लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है रिसोर्सेज की लोकेशंस के ऊपर। तो रिसोर्स रिच अफ्रीका जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो रिसोर्स रिच अफ्रीका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो 2014 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। फिर नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल जो है डेक्कन ट्रैप का, जो डेक्कन ट्रैप हमारा जो है उसका नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जो न्यूली डिस्कवर्ड आर्कटिक रीजन की जो ऑयल है और जो अदर रिसोर्सेज है, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है। और इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज में, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो देखो विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है इंडिया में, उसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा है। फिर एटॉमिक एनर्जी के ऊपर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है। और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल इंडिया में कितना है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट जो है हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज देखो वाटर रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहला फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इंडिया में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का क्या क्या पोटेंशियल है, कितना है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है। फिर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो है गंगेटिक वैली जो है वहाँ पे, गंगेटिक वैली जो है वहाँ पर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल कितना है, 2024 में क्वेश्चन पूछा है। फिर हिमालयन ग्लेशियर्स, क्योंकि ग्लेशियर्स तो फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो एज अ फ्रेश वाटर रिसोर्स इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। इंडिया में जो है फ्रेश वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को लेके बहुत क्राइसिस है, इसके ऊपर, इस क्राइसिस के ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यूपीएससी ने देखो इंडस वाटर रिवर के ऊपर भी यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। उसी के साथ साथ जो इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, इसके ऊपर वाटरशेड डेवलपमेंट का क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा है। फिर वाटर स्ट्रेस क्या होता है, ये भी 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जबकि वाटर स्ट्रेस ये एक्चुअली हम कंसेप्ट्स में अंदर, एक्चुअली वाटर स्ट्रेस जो है ये कंसेप्ट के अंदर भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस जो है वो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है जो इंडिया फेस कर रहा है, तो इस वजह से हमने वाटर रिसोर्सेज में इसको सेग्रीगेट किया है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ को रिक्लेम करके हम उसको लैंड में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, वाटर बॉडीज़ को रिक्लेम करने के कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, और इस वजह से क्योंकि वाटर रिसोर्स तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, और बाद में जो लैंड जो डेवलपमेंट होगी वहाँ पर वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि वाटर के ऊपर रिक्लेम करके अगर हम कुछ बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है। तो 2021 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर रिसोर्स के अंदर। इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर्स का इंटरलिंकेज करके क्या हमें ये इनलैंड वाटर नेविगेशन के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद क्या हम फ्लड का जो पानी है उसको एज अ सोर्स यूज़ करके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओशियन की जो रिसोर्सेज है, जो ओशियन की जो रिसोर्सेज है, क्या वो ओशियन के रिसोर्सेज हमारी जो रिसोर्स की जो क्राइसिस वाला प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज, अगर हम लैंड और वाटर रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज़ कर सके तो हमारी जो ह्यूमन मिजरीज है, खास करके रिसोर्स क्रंच रिलेटेड, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो देखो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा है। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है अक्रॉस दी ग्लोब, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कहाँ है, ये बेसिकली 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ये थोड़ा सा क्लाइमेट से रिलेटेड भी है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पर्टिकुलर प्लांट की प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन में, या किसी भी प्लांट के प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन में।
और फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी है उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो हमारा थीम है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड में अक्रॉस द इंडिया एंड वर्ल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शरी इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया के साउदर्न स्टेट्स में शुगर मिल्स का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, शुगर मिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही। तो 2013 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि लोकेशन से स्पेसिफिक है। फिर टी प्लांटेशन के ऊपर 2014 में क्वेश्चन पूछा था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों ऐसे ही जगहों पर है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी और सॉइल फर्टाइल है, ऐसी ही जगहों पर है। तो बेसिकली ये भी लोकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री है क्योंकि फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है। फिर पिसिकल्चर, क्योंकि पिसिकल्चर प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एग्रीकल्चर का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। 2018 में पिसिकल्चर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर बेसिकली जो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, वो नॉर्मली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर ही लोकलाइज्ड हुई है, इसका क्या रीज़न है, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है। फिर फिशिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन और उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। और फिर कल्टीवेशन ऑफ पल्स, क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। और इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर, इसके ऊपर यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो मेनली रिसोर्स बेस्ड होते हैं। तो रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के रीजंस क्या क्या हैं, ये बेसिकली 2019 में पूछा। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्पेशल जो पैटर्न है, मतलब स्पेस वाइज कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कहाँ कहाँ लोकलाइज्ड है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बेसिकली उसके डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री को लेके क्वेश्चन पूछा है। एक तो माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा है, और फिर कोल माइनिंग और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है इसके ऊपर यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। फिर जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है अक्रॉस दी वर्ल्ड, उनकी लोकेशंस के स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में। उसके बाद जो इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा है। उसके बाद एक लास्ट जो है वो डेमोग्राफिक विंटर। बेसिकली डेमोग्राफिक विंटर ये कोई जोग्राफिकल फेनोमेना नहीं है जहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो। ये बेसिकली पीपल का माइग्रेशन फॉर दी सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उनकी डेमोग्राफी चेंज, इस सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन है। टर्शरी सेक्टर पे वैसे तो ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, और जो भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो 2-3 क्वेश्चन जो हमने सोसाइटी में देखे वो उसमें कहीं ना कहीं सोशल डायमेंशन भी है और अर्बन सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है इससे रिलेटेड भी, इस वजह से हमने वो क्वेश्चन वहाँ सेग्रीगेट किए। तो खास करके टर्शरी सेक्टर पे ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें मिला नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो टोटल पीवाईक्यू एनालिसिस हमने किया है जीएस 1 का 2013 से लेके 2024 तक, ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट बने, आपको ये समझ में आ जाए इस एनालिसिस से कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है तो आप हमारा सिविल्स फ्रंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूपीएससी जो एस्पायरेंट दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और आप हमारा सिविल्स फ्रंट यूपीएससी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट और कंटेंट हैं वो आपको हमारे सिविल्स फ्रंट यूपीएससी इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं GS2 के एनालिसिस में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।